खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहने वाला है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत रहते हैं। प्रोग्राम में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और लद्दाख तक न सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाते हैं, बल्कि अपने नुमाइंदों को शामिल करके ताज़ा तरीन तफसीलात और इसके अलावा इंतजामिया के कुछ फैसले, अवामी तासुरात और इसके अलावा जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें हैं वो सब आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश इन 90 मिनट्स के दरमियान रहती है। बिलखुसूस हमारी नज़र जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके पर रहती है, जहां से कुछ बड़ी खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन पर आज भी अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर एक अहम इजलास एक मुनक्किद होने जा रहा है। क्या कुछ उससे निकल कर आएगा, ये आज प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ बड़ी खबरें, यौम आज़ादी के मौके पर एक बड़ा हमला हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, थोड़ी देर में वो भी आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी 10 से 15 मिनट में आप लोगों की बात इंतजामिया को प्रोग्राम के जरिए सुनाने की कोशिश हमारी रहती है, जो आज भी रहेगी। यानी ठीक 9:40 से 45 मिनट के बाद आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। टेलीविजन स्ट्रीम के अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां लाइव नशरियात वक्फे से चलती हैं, यूट्यूब, फेसबुक पर, और इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी आप हमारे साथ ऑफिशियल पेजेस पर ज्वाइन करके अपडेट तमाम तरह की खबरों से रह सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.news.in पर भी आप विजिट कीजिए। एक क्लिक पर आपको तमाम तर खबरें एक साथ गुलिस्तान न्यूज की वेबसाइट पर मिलेंगी। आगाज प्रोग्राम का करेंगे और आज भी आगाज तय फॉर्मेट से होगा। पहले पड़ाव में हम हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ जाते हैं। आज का दिन खास क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है, इतिहास में आज का दिन क्या बताता है। 1957 में आज ही का दिन था जब हिंदुस्तान में पोलो टीम ने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 25 अगस्त 1957 को ये तारीख रकम की गई और पोलो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन शुरुआत आजादी के 10 वर्षों के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के साथ हुई थी, कामयाबी के साथ। 1988 में 24 और 25 अगस्त को ही पेशरफ्त हुई और 25 तारीख को आज जाकर कामयाबी उस वक्त मिली जब ईरान और इराक के दरमियान तवील जंग के बाद बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हुआ 25 अगस्त 1988 में। साल था 1997 जब आज ही के दिन मासूमा अब्दकार ईरान की पहली खातून नाइब सदर बनी और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें हुकूमत में दी गई आज से ठीक 25 वर्ष कबल। साल 2003 में मुंबई में कार बम धमाका हुआ, 50 से जायद अफराद ने अपनी जान गंवा दी और 19वीं बरसी के मौके पर आज इन हमलों को याद किया जा रहा है। 1907 में कोरिया जापान के ज़ेर तसल्लुत आ गया, मुकम्मल कंट्रोल आज के दिन 25 अगस्त 1907 को कोरिया का जापान ने हासिल कर लिया। 1980 में जिम्बाब्वे अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, शमूलियत इख्तियार कर ली, यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ गया और आज जिम्बाब्वे के लिए भी काफ़ी अहम दिन है। 1991 में आज ही के दिन बेलारूस सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ। बेलारूस आज अपने यौम आज़ादी मना रहा है। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन और आज बेलारूस, जो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए ख़तरात के बीच, कशीदगी के बीच, खित्ते में सलामती के मसाइल के बीच आज बेलारूस आज़ादी का जश्न मना रहा है। और 1916 में आज ही के दिन रूस ने जहां पर टोनबर्ग की जंग में जर्मनी को शिकस्त दी थी, वो दिन भी आज बेलारूस और यूक्रेन की आज़ादी के साथ साथ एक दिन बाद मनाया जा रहा है। 25 अगस्त 1916 को ये बड़ी कामयाबी रूस अपने लिए मानता है, जो आज उसे जर्मनी के खिलाफ मिली थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी, लेकिन अब प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे और अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ प्रोग्राम में है और पहली खबर आज के इस प्रोग्राम की। जनाब, पहली खबर में सबसे पहले जरा बात करते हैं हम भूकंपों के हवाले से, भूचाल के हवाले से, क्योंकि डोडा किश्तवाड़ के इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार पिछले 2 दिन से भूकंप के हल्के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। रात देर के दोबारा से 2 हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और इनकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.11 की और दूसरी 3.2 जो है वो मापी गई है। रात देर के जब ये झटके महसूस हुए तो लोग अपनी घरों से बाहर आए अपनी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए, ताहम किसी तरीके से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला अभी तक वहाँ से मौसूल नहीं हुई है। लगातार आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन से हम आपको बता रहे हैं
कि 60 घंटों के दौरान अगर आप आदाद-ओ-शुमार को देखेंगे तो पिछले 60 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के इन इलाकों के अंदर 9वीं मरतबा हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए भूकंप के, और इसका मैग्नीट्यूड जो था यानी जो इसकी शिद्दत बताई जा रही है रेक्टर पैमाने पर वो थी 3.2। 11:52 पर रात देर के यानी पूरी निस्फ रात को ये 24 अगस्त सन 2022 को ये झटका जो है वो महसूस किया गया। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक तो मरकजी टाउन जो डोडा का है वो इससे दहल उठा, उसके साथ साथ आसपास के तकरीबन 11 किलोमीटर के आसपास के इलाके के अंदर भी हल्के झटके जो है वो लगातार महसूस किए गए डोडा और आसपास के इलाकों के अंदर। तो पिछले 60 घंटों के दौरान 9वीं मरतबा हल्के और दरमियानी दर्जे के 2 झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, और इससे डोडा किश्तवाड़ के इलाके की आबादी जो है एक बार फिर खौफजदा हो चुकी है। सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही एंटायर जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ रेंज के अंदर लगा दिया है, और सिस्मिक जोन 4 में इस डोडा वाले बेल्ट को कश्मीर के पीर पंचार वाले इलाके को जो है वो लगा दिया है, और कहा गया कि किसी भी वक्त इस तरीके के हादसा जो है वो हो सकते हैं, जोरदार झटके भी आ सकते हैं। ताहम पिछले 60 घंटों के दौरान इब्तिदाई खबरों के मुताबिक, खबरसां इदारों के मुताबिक 9 मरतबा भूकंप के हल्के झटके जो है वो इस इलाके के अंदर महसूस किए गए हैं। डोडा और फिर उधमपुर, फिर किश्तवाड़ और भद्रवाह के भी कुछ इलाकों के अंदर इस तरीके के झटके जो है वो रात देर के महसूस किए गए हैं। तो ये तो सबसे पहली खबर, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हमारे पास है कि किसी तरीके की कोई जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ये सारी सूरत हाल कब है? 9 दिनों के दौरान, बल्कि 60 घंटों के दौरान 9वां झटका। कल भी किसी तरह के नुकसान की इतला नहीं थी, और सबसे ज्यादा असर इन ज़लज़लों का जम्मू सूबे के अंदर देखा गया है, और तब जब पिछले एक हफ्ते के दौरान मौसम में बदलाव भी हुए हैं, मौसमियाती तब्दीली के बीच चूंकि मानसून का भी असर देखा गया, शदीद बारिशों की वजह से कुछ इलाकों में नुकसान हुआ, उसके बाद ये हल्के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की शुरू हुई है तो आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक बार फिर से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल नई दिल्ली के अंदर होगा, और नई दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि दारुल हुकूमत में मौजूदा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सूरत हाल, मुतअद्दिद मसाइल जिन पर तबादला ख्याल वजारत दाखिला की सदारत में होने वाले एक अहम इजलास में आज होने जा रहे हैं, और आज दोपहर होने वाले इस इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल हुकाम के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे, जो आज ब्रीफ करने वाले हैं वजारत दाखिला को। एक अहम तरीन इजलास आज नई दिल्ली के अंदर मरकजी वजारत दाखिला के अंदर होने जा रहा है, जिसकी सरबराही और जिस इजलास की चेयर जो है वो खुद वजीर दाखिला अमित शाह करने जा रहे हैं, और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात, डेवलपमेंटल वर्क से मुतल्लिक मामलात और सियासी मंजरनामे पर क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे मामले पर आज दोबारा से रिव्यू लिया जाएगा दिल्ली के अंदर, और इस इजलास की सरबराही खुद वजीर दाखिला अमित शाह करने जा रहे हैं। जराया जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह साहब, CID विंग के सरबराह और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो है वो दिल्ली के अंदर कल से खिमाजन है, और आज जहां वजीर आजम तरक्याती प्रोजेक्ट, CSS स्कीम और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होनी है, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि आज के इजलास के अंदर आइंदा की हिकमत अमली को तहरीर और तरतीब भी दिया जाएगा। ये इजलास इंतहाई अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के बाद, अमरनाथ यात्रा जहां पर तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की और आसान तरीके से यात्रा इख्तिताम पजीर हुई, उसके बाद वजीर दाखिला अमित शाह का यह पहला इजलास होगा जिसकी वो सरबराही कर रहे हैं। इससे पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर 2 बार वजीर दाखिला ने मीटिंग तलब की थी। आपको याद होगा कि मई की 17 तारीख थी और जून की 3 तारीख थी, जब रिव्यू किया गया था सिक्योरिटी सिनेरियो का वजीर दाखिला की तरफ से, और उसके बाद ये पहला इजलास जो है वो माना जा रहा है। दाखिला वजीर आज जब हाई लेवल मीटिंग को चेयर करेंगे दिल्ली के अंदर, तो वहां पर टॉप ऑफिशियल से ब्रीफ लिया जाएगा, और यह माना जा रहा है कि जहां मनोज सिन्हा साहब इस मीटिंग के अंदर होंगे, अरुण कुमार मेहता साहब इस मीटिंग के अंदर होंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल साहब इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह साहब दिल्ली के अंदर मौजूद है, डायरेक्टर जनरल CID वो RR स्वामी साहब ये
दिल्ली के अंदर मौजूद है और उसके अलावा मजीद अफसर भी जो जम्मू कश्मीर के हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद है और ब्रीफ किया जा रहा है दाखिला वजारत को आज की मीटिंग के हवाले से। और वजीर आज़म दफ्तर आज की मीटिंग है जहां दाखिला वजीर खुद मौजूद रहेंगे, उनके सेक्रेटरी होम AK बिरला साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और इनफरादी तौर पर भी एक मीटिंग होगी और इज्तिमाई तौर पर भी एक मीटिंग जो वो ली जाएगी। एक तरफ से डेवलपमेंटल सिनेरियो होगा, सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा और उसके साथ साथ चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल के आखिर तक चुनावी सरगर्मियां तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है, तो चुनाव को लेकर भी आज की मीटिंग के अंदर कई अहम डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का बिगुल दिसंबर के आखिर तक फूंक दिया तो क्या कुछ तैयारियां करनी है और अगर मौसम साजगार रहा तो क्या दिसंबर में करेंगे या 10 जनवरी के बाद किया जाएगा। तो बाय एंड लार्ज इस पर भी जो है वो आज गुफ्तगू होनी है। तो कुल मिलाकर आज का दिन दिल्ली के अंदर खबरों के हवाले से इंतहाई अहम रहेगा। जम्मू कश्मीर के जाविये से बाद दोपहर जो है वो इजलास आज शुरू होने जा रहा है जिसकी सरबराही वजीर दाखिला अमित शाह खुद करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनकी पूरी अफसरों की टीम रात देर गए ही दिल्ली पहुंची थी जहां पर दाखिला वजारत के कई अफसरों के साथ उनकी इनफरादी मीटिंग हुई थी और आज इज्तिमाई मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल पर दोबारा गुफ्तगू होगी। पार्टी ये जो जराया हमें वजारत दाखिला के हैं उनकी तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां इस मीटिंग पर दिन भर सूरत हाल पर हमारी नजर रहेगी। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको जरूर बताएंगे क्या कुछ इजलास में तय पाएगा और आगे की हिकमत अमली कैसे सिविल और पुलिस हुकाम के साथ साथ दीगर एजेंसियों की तरफ से अंजाम दी जानी है उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से भी करते हैं और एक तरह से पिछले 12 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक तरह का भूचाल आया है जहां पर गुपकार अलायंस में फूट पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर इस पर काफी ज्यादा अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो है वो बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। जहां पर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई उमर अब्दुल्ला की सदारत में और डिवीजनल कार्डर मीटिंग का चूंकि हिस्सा था, उस मीटिंग के बाद एक ट्वीट किया जाता है जिसके बाद अचानक एक तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर हलचल काफी ज्यादा हो जाती है और उसके बाद दीगर कुछ बयानात आए। असेंबली इंतखाबात कब होंगे यह भी तय होना बाकी है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तमाम के तमाम 90 असेंबली सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये बात मीटिंग के बाद जैसे ही ट्वीट के जरिए सामने आई तो थोड़ी देर बाद इस पर कई तरह के कयास आ रही, चिमिगोइयां और यहां तक के सफाई भी देनी पड़ी गुपकार अलायंस के साथ जुड़े हुए लोगों को या नुमाइंदों को कि इस कॉज से या इस तरह की मीटिंग से या इस तरह के बयानात से गुपकार अलायंस का जो कॉज था, जो मकसद था, उस पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं हो। अच्छा जी, तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे हैं। कल की तस्वीरों को जरा दोबारा से चलाइए ताकि सबको पता लगे कि हो क्या रहा था कल। ये तस्वीरें कल की हैं जहां पर सूबाई वर्किंग कमेटी कश्मीर सूबे की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास तलब किया गया था और उस इजलास के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है और पार्टी की आदत पर जोर दिया गया है कि तमाम सीटों पर जम्मू कश्मीर की जो हदबंदी हुई है उन तमाम सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर। और जब ये बयान जारी किया गया, जब ये बात पार्टी के ट्विटर पर सामने आई तो उसके बाद ही गुपकार इत्तेहाद पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं और गुपकार इत्तेहाद पर जो बड़े सवाल पैदा हुए हैं उसमें एक सवाल ये है कि क्या गुपकार इत्तेहाद आज से इख्तिताम पजीर है, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इत्तेहाद में इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के कई बार इस तरीके के बयान आए थे कि अगर चुनाव आता है तो वो आने वाले चुनाव को एक साथ लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के अंदर भी इस तरीके की कई बार बात कही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन एक साथ लड़ेंगे ताकि जो कुव्वतें हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जिस तरीके से अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट किया, उसके बाद पार्टी तर्जुमान ने जिस तरीके की वजाहतें दी हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि पार्टी का पूरा मन है कि अपने बलबूते पर एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनेंगे। एक तरफ से यह उमर का एक और बयान भी आया है, उमर ने वोटर से भी कहा कि वो बड़े पैमाने पर बाहर आए वोट डालने के लिए। काफी दिनों बाद इस तरीके का बयान उमर साहब की तरफ से सामने आया है, जहां जिसके बाद ये काफी कयास आ रहा है या तेज हो रही है कि मुस्तकबिल के अंदर बहुत जल्द इलेक्शन सरगर्मियां जो है वो और ज्यादा तेज होंगी। लेकिन नेशनल मीडिया के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर यह जरूर कहा जा रहा है कि इत्तेहाद
आखिरी हिचकोले के अंदर है और शायद चुनाव ऐलान से कबल ही गुपकार इतिहाद यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं वो शायद वजूद ना रखे और वो खत्म हो जाए क्योंकि पार्टियां जिस सिमत की ओर चल रही है। इधर महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, पहले बयान ट्विटर पर जारी किया पीडीपी तर्जुमान ने, उसके बाद सोहेल बुखारी का ट्विटर देखिए आप, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया कि देखिए ये इतिहाद जो है वो इस रस्मुल खत से ऊपर है, यानी वो इस इंतखाबी दंगल से ऊपर है, हमारा तो एक अजीम मकसद है और शायद वो इससे नहीं बनेगा। ये एक डैमेज कंट्रोल भी होगा, पीडीपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इत्तेहाद बचे और उनके सर इस तरीके की बात ना आए। तो फिलहाल सीधे हम बात करते हैं सोहेल काज़मी साहब, मारूफ तज्जिया निगार है, सहाफी भी हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। सोहेल काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ, टेलीफोन लाइन पर आप इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं और जिस तरीके की सियासत हो रही है, किस तरीके से इस सियासत को देखा जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कई बार इस तरीके का इशारा दे गई थी कि आने वाले जो असेंबली इंतखाब होंगे शायद एक साथ होंगे, साझा कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन कल जो कौमी मजलिस आमला सूबा कश्मीर की मीटिंग हुई है, वर्किंग कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें जो सूबाई सतह पर बात सामने आई और उमर साहब ने जिसकी एंडोर्स भी की कि तमाम सीटों पर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबी दंगल में आएगी और अपने बलबूते पर आएगी, इत्तेहाद का कोई जिक्र नहीं है। क्या यह सिर्फ एक टेस्ट डोज था जो कल देखने को मिला, या वाकईतन जो बातें हो रही है कि इत्तेहाद एक आखिरी मरहले में घुस चुका है, क्योंकि इस इत्तेहाद से कोई बड़ी बात सामने नहीं आई, इसलिए सब पार्टियां अपना अपना बिस्तर और लंगर लंगूट कसते हुए मैदान में कूदेंगे? देखिए, ये जब गुपकार अलायंस बना था तभी शायद आपके चैनल पे और चैनल पे हमने ये डिस्कस किया था कि एक कंपल्शन का अलायंस हुआ था और उसके जो हालात इमर्ज हुए थे जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 और ये सब चीजें, तो उस वक्त मजबूरन ये अलायंस करना इनको पड़ा और अपना वजूद आइडेंटिटी को बचाने के लिए इस सैलून भी आ गया था, थोड़े दिनों बाद वो निकल गया, बेग साहब आ गए थे वो भी निकल गए। तो उस वक्त एक ऐसा फिजा थी जिसमें और कोई चारा नहीं था इनके पास इकट्ठे होने का। तो अब तो मैं हमेशा कहता था कि ये चलने वाला अलायंस नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर कीनोट प्लेयर है, पार्टी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, अपना ग्राफ है और अपना ग्राउंड लेवल का सिस्टम है जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो 2000 के करीब बनी, 2000 में बनी और वजूद बनाने की कोशिश की, सरकार में भी आए, लेकिन यह है कि वो जो बेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पीडीपी नहीं ले सकती है और वो अभी तक कायम दायम है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेटर अलाई था भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रीवियस अगर रजीम्स देखें या प्रीवियस अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स देखें जम्मू कश्मीर में, तो पीडीपी उतना मजबूत अलाई नहीं था बीजेपी का। तो शायद ये अब लगा है कि जब इलेक्शंस का बिगुल बज रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैन अपने लेवल पे अच्छी परफॉर्म कर सकती है और पीडीपी को भी लगता है कि उसका जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां वो काम कर सकती हैं। लेकिन फिर उन्होंने यही कहा कि अगर क्राइसिस हो तो हम इकट्ठे हैं, मतलब हम पीएजीडी जो है वो एक कंपल्शन का अलायंस है, जब भी कोई मजबूरी होगी तो हम इकट्ठे हैं एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। बट जहाँ इलेक्शन का ताल्लुक है तो हम अपने अपने, ये संभावित था, ये हमें पता था शुरू से ही ऐसा ही होगा। तो काज़मी साहब, ये जो कंपल्शन की आप बात कर रहे हैं, तो इसको क्या एट द एंड ऑफ द डे हम इलेक्शन और इलेक्शन कैंपेन तक भी इसी तरीके से देखेंगे, अगर यहां से भी कोई बात अभी तक नहीं बनती है जो कल या 12 घंटों में हुआ है? 101% यही होगा। और ये तो देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, एक पार्टी जो है वो 10-7-8 बार यहाँ रूल कर चुकी है और उनका जो काम करने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है पीडीपी से। पीडीपी का एक अपना नजरिया है और अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक तरीकाकार है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये है कि वो आप जब इलेक्शन की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, तो ये अपने अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है या ऐसा कोई चीज आएगी तो फिर इन्होंने दोनों ने सेफ साइड रखा हुआ है कि हम पीएजीडी को नहीं टूटने देंगे, पीएजीडी फिर स्ट्रांग है। तो ये दोनों तरफ का आप नजरिया देखिए। काज़मी साहब, हमने देखा दोनों पार्टियों की तरफ से जब जब इकट्ठे हुए या अलग अलग भी बयान आए तो ये कहा गया कि
पब्लिक कॉज के लिए हम एक साथ आए, या आज भी अगर या मुस्तकबिल में लड़ने की जरूरत पड़ी, सारी चीज़ें ठीक है। अवाम के एतमाद को बहाल करने की भरपूर कोशिशें हुई इन 3 वर्षों में भी दोनों बड़ी जमातों की तरफ से, लेकिन जैसा आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अपनी हिस्ट्री है, पीडीपी का एक अलग नज़रिया भी रहा है बहुत सारे मामलात पर। मौजूदा वक्त में अवाम के एतमाद की बहाली का जब जिक्र होता है तो क्या इन चीज़ों से मुमकिन है, और अपोजिशन कैसे इस डेवलपमेंट को देखेगा? क्या उसके लिए कहीं ये गेटवे तो नहीं बन रहा है, या कमजोरी का बायस इन दोनों पार्टियों के लिए कि पहले एक साथ आने की बात कही, पब्लिक से एक जैसी बातें की जाती रही, और एट द एंड ऑफ द डे जब चुनाव की बारी आई तो आप अपना रास्ता इख्तियार कर लिया दोनों पार्टीज ने? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियंस को देखिए तो फारूक अब्दुल्ला एज ए पर्सन एज ए पॉलिटिशियन इज अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ए पर्सन एंड ही मूव्स विद द टाइम। और वो पिछली जब भी क्राइसिस हुए, चाहे वो 84 की उनकी डिबेकल था, 88 की, 87 की इलेक्शन, ही इज ए पॉलिटिकली मैच्योर्ड पर्सन एंड ही नोज दैट किस तरह से गाड़ी को आगे लेके जाना है। और मौजूदा स्थिति में व्हाट ही इज सेइंग, वो पॉलिटिकली मैच्योर पर्सन की तरह वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि गेनर अगर होंगे, पर अगर एलआई में भी सरकार बनेगी तो आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस इज 1000 टाइम बेटर पॉलिटिकल पार्टी विद बीजेपी, कंफर्टेबल विद बीजेपी। तो उस तरह ये जो है पेशरफ्त हो रही है। बहुत शुक्रिया जी सुहेल काज़मी साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जो इनर सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ऐसा बयान क्यों आया। इफ पार्टी सोर्सेज को अगर हम सही तरीके से माने, कहा जनाब जब ये मीटिंग कल हो रही थी तो कुछ बातें सामने आई है, और वो बातें नॉर्थ कश्मीर से सामने आई है, जहां पर अलाइज पार्टनर यानी सीधी सीधी बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि वो जनाब जब नॉर्थ कश्मीर में रैलियां कर रहे थे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे थे, चुन चुन कर टारगेट कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से 370 को ख़त्म करवाया, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से अलायंसेस हुए। तो जब इस तरीके का माहौल हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है जी जनाब कि हम इत्तेहाद के साथ इस तरीके से चले। ये इनर सोर्सेज जो पार्टी के अंदर कल मीटिंग के अंदर बैठे थे उनसे जब हमारी गुफ्तगू थोड़ी देर पहले हुई है, कुछ ये मान रहे हैं। और जो तर्जमान है जिन्होंने कल एक अखबार के साथ भी गुफ्तगू की है रात देर के, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि ग्राउंड लेवल पर जो लीडर्स है वो अनॉयड है जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कारकर्दगी से, क्योंकि पीडीपी जहां पर भी तकरीर कर रही है वो एनसी के खिलाफ ज़ाहिर अफशाई कर रही है, जो शायद किसी भी कीमत पर पार्टी को कबूल नहीं होगा। यही वजह कि काडर जो है और लीडरशिप जो है उन्होंने कल ये रिजॉल्व ले लिया है कि वी विल गो एंड सोलो हम फाइट करेंगे जी, और देखेंगे जी क्या कुछ होगा। शायद किसी को शायद कोई गलतफहमी है, ये पार्टी के अंदर कल कंसेंसस बना है, क्योंकि तकरीरें जो कुछ हुई हैं पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान उधर इधर जलसे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोकल लीडर्स ने और लोकल कार्डर का जो सिस्टम है उन्होंने एनसी को टारगेट किया गया। वो ऑडियो वीडियोस कल चलाए गए हैं मीटिंग में, जो हमें पार्टी सोर्स से पता लगी है, और उसके बाद ही ये बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया। तो बाय एंड लार्ज यही वजह कि कल पीडीपी ने बैक टू बैक 2 ट्वीट्स भी किए हैं। एक ट्वीट सुहेल बुखारी का आया, उसके बाद मैडम मुफ्ती भी सामने आई, उन्होंने भी ट्वीट किया। बहरहाल खबर यह है कि वो हमने आपके सामने रख दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगी, सभी चुनाव के सभी सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करेगी। तो फारूक साहब जो पहले बता रहे थे और जो कल रेजोल्यूशन पास हुआ है और पार्टी ने जिसको एंडोर्स किया है, ये 2 अलग अलग व्यूज होंगे। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन आने वाले दिनों में आएगा। एक तो तरफ से ये बात है, एक और खबर भी सामने हो रही है, डेवलप हो रही है जराया से हमारे पास। और जो जराया है वो एस्टैब्लिशमेंट के जराया हमें ये बता रहे हैं कि जनाब मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब जो खाना नजरबंद है, और आपको याद होगा कि बीबीसी के इंटरव्यू के बाद दुनिया के अंदर मीरवाइज उमर फारूक दोबारा से सुर्खियों में आए, और मीरवाइज की नज़रबंदी या मीरवाइज की आज़ादी पर काफ़ी सवाल उठे। अब हमें पार्टी जराया, ये जो हमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं या जो सोर्सेज हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और दीगर जगहों पर, वो ये बता रहे हैं कि मीरवाइज की रिहाइश गाह पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी गेट पर, उससे थोड़ा सा और पीछे हटा दिया गया है ताकि एक इंप्रेशन ये जाए कि मीरवाइज साहब फ्री है। एक तरफ से ये है, और दूसरी खबर ये है कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब जुम्मा को जामिया मस्जिद जा सकते हैं। इस तरीके का कंसेंसस भी बना हुआ है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब इंटरव्यू का सवाल का जवाब दिया था बीबीसी, तो उन्होंने 2 बातें बड़ी क्लियर कही थी कि मीरवाइज साहब ने फैसला करना होगा कि वो किस राह चलना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और अब ये माना जा रहा है कि जनाब मीरवाइज साहब शायद इस जुम्मे को
जामिया मस्जिद जाएं। इस तरीके की खबरें जो दिल्ली में हमें आ रही है। ग्राउंड जीरो की क्या कुछ कहानी है वो हम इंशाल्लाह 11:30 बजे के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि क्या वाकईतन मीरवाइज की रिहाइशगाह से सिक्योरिटी जो लगाई गई थी वो हटाई गई या नहीं गई। सुबह मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इस प्रोग्राम से पहले मैं कुछ ज़राइयों से बात करूं, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाई। लेकिन दिल्ली में जो हमारे ज़राया है, जो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ दोस्त हैं, वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि शायद जिस तरीके का बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बीबीसी के सामने दिया है, उसका असर ये होगा कि ट्रायल डेज पर मीरवाइज को शायद इस बार जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत होगी, ताकि पता लगेगा कि लाइन एंड लेंथ और एक्शन क्या रहेगा मीरवाइज का बाहर आने के बाद। उस पर शायद एडमिनिस्ट्रेशन फिर अगला कदम भी ले सकती है। तो इस तरीके का माहौल है। खबर यह है, जराये से हमारे पास सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं है, मीरवाइज के क्वार्टर से कोई तस्दीक इस बारे में नहीं हुआ। सुबह सुबह ये इतला हमारे को मिली थी और हमने ये खबर तस्दीक के साथ नहीं बल्कि जराया से आपके सामने रखी है कि मीरवाइज साहब शायद जुमे को जामिया मस्जिद जा सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इस तरीके की अफवाह और इस तरीके की खबरें जो है वो बाहर आ रही है। बट जी आगे जी छोटा सा ब्रेक, चलिए जी कहा जा रहा है जी छोटा सा ब्रेक हो। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हवाएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम के बीच हमारी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको गुरेज भी आपको एक और खबर बताएंगे कि नॉर्थ कश्मीर को अवार्ड मिला है, किस जगह पर वो अवार्ड मिला है वो भी बात बताएंगे। और फिर जो हमारा हक इतलात कानून है उसको लेकर कई अदाद शुमार सामने आए हैं, वो सामने रखने की कोशिश करेंगे। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को एजाजों से नवाजा गया है, अवार्ड्स मिले हैं, साहित्य अकादमी के अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। कश्मीर से कौन, जम्मू से कौन है जिनके नामों का ऐलान किया गया, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों के फौरन बाद हाजिर होते हैं।